सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सीरीज में जो है आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री कक्षा 6 का एनसीईआरटी अध्याय 8 लेके आया हूं, जिसमें अध्याय 8 में दिया गया है गांव, शहर और व्यापार। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है लोहार की दुकान पर पवाकर नाम का एक लड़का है। वो जो लोहार की दुकान पे गया तो वहाँ देखा कि लोहार को काम करते देख रहा था। प्रभाकर ने लोहार को देखा काम करते हुए, और एक छोटी सी बेंच पे जो है कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार रखे थे बेचने के लिए। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे थे और उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब देखकर बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहा को गर्म करके लोहा पीटा जा रहा है, यही सब देख करके प्रभाकर को जो है लोहा को देख करके ये गर्म भट्टी में गर्म करना, लोहे को पीटना, ये सब देखकर मज़ा आ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। लोहे के औजार और खेती। चलिए, यहाँ से जो है सीटेट में प्रश्न बन सकता है। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। जिस समय लोहा नहीं होगा उस टाइम थोड़ा अजीब होगा, लेकिन अभी तो आज के समय में लोहे का प्रयोग जो है आम बात हो गया है। लोहे की चीज़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। हमारे डेली के जीवन में यूज होने वाली चीज़ में मतलब हो गई है, हिस्सा बन गई है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई लोहा। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग किस महाद्वीप में, जिस उपमहाद्वीप में हम लोग रहते हैं, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। यहाँ से प्रश्न सीटेट पूछ सकता है कि लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, तो आप लोग जवाब देंगे 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहों के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इनके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि जो है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे का औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। यानी देखिए, प्रारंभ जो है 3000 साल पहले हो गया, प्रारंभ 3000 साल पहले हुआ, लेकिन लोहे का उपयोग बढ़ा कब, तो ये 2500 वर्ष पहले इसका प्रमाण मिला है कि बढ़ता हुआ। यानी लोहा का यूज जो है अधिकांश लोग करने लगे थे। पहले तो हल जो होता था, हल में जो फाल लगा होता था वो लकड़ी का बना हुआ होता था। उसके बाद फिर लोहा आया, तो लोहा का उससे खेत की जुताई अच्छी तरह से होने लगा, तो उपज भी बढ़ने लगा। तो आगे दिया है एनसीईआरटी में, हम लोग भी पढ़ेंगे। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। देखिए, उस समय क्या क्या यूज होता था ज़्यादा। एक तो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल के फाल, जो कि हम लोग अध्याय 5 में इसके बारे में चर्चा भी किए हैं, हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद जो है लोहे के फाल के इस्तेमाल से, जब लोहे का फाल आ गया था तो उसके बाद जो है कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। कारण यही है कि उत्पादन बढ़ने का कि उसका खेत का जुताई जो है अच्छी तरीके से होने लगा था, तो इसलिए उपज भी बढ़ गया था। देखिए, ये है सरसी है, ये कुल्हाड़ी है, और ये देखिए फाल है। फाल नहीं, ये हंसिया है, सॉरी, हंसिया है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदम। सिंचाई के बारे में कुछ दिया गया, देखें, पेंसिल ले लेते हैं। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जब तक समृद्ध गांव नहीं हो तो वहाँ का जो राजा है उनके राज्य के बिना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, यहाँ से ये भी पूछ लिया जा सकता है कि 2500 वर्ष जो है
सिंचाई के लिए क्या उपयोग किया जाता था। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर बने तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। नहरें, 1 मिनट। नहरें, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय, यानी सिंचाई जो है हम लोग किस माध्यम से करते थे, तो ये आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट में जो है यहाँ से जो दिया गया है, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। ये सब आप लोगों के लिए है नहीं, ये क्लास 6 के बच्चों के लिए इसमें इसको फिलअप करना है कि सिंचाई में जो जो परिवर्तन आए हैं उन्हें दिखाएं, या बच्चे लोग भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे गांव में कौन कौन रहते हैं, या सॉरी गांव में कौन कौन रहते थे। पेंसिल ले लेना। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कम से कम 3 तरह के लोग, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और आप लोग को एनसीईआरटी में जो दिया गया उसे ही सही मानना है, क्योंकि सीटेट में अगर प्रश्न का उत्तर कोई गलत होता भी है तो चैलेंज अगर आप लोग करेंगे तो एनसीईआरटी से ही मान्य होगा। इसे सीटेट सही मानता है, इसलिए आप लोग इसे ही सही मानेंगे। देखिए दिया गया है उस समय जो है कितने तरह के लोग रहते थे, 3 तरह के। देखिए पहला है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, 1 मिनट पेंसिल ले लीजिए। तमिल क्षेत्र में जो है बड़े भूस्वामी को बेलल्ला कहा जाता था। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। साधारण हलवाओं को उनवार, बड़े भूस्वामी को बेलल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार, और भूमिहीन मजदूर को दास काडेसियार और आदिमाई कहलाते थे। आदिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे हम लोग ग्राम भोजक कहलाता था। उस समय ग्राम भोजक कहलाता था वो लोग, जो प्रधान होता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियां तक बने रहते थे। देखिए गांव के जो प्रधान होते थे, पहले प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, क्या कहलाता था, तो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद क्या थे, आनुवंशिक थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था और साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। किनको, ये जिनके बारे में ग्राम भोजक जो होते थे, इनको जो है राजा क्या करते थे, कर वसूलने का काम भी इन्हें सौंप देते थे। देखिए एक प्रश्न कितना अच्छा है, यहाँ से बन सकता है। ग्राम भोजक के कार्य दे दिए जाएंगे, क्या क्या थे, तो देखिए कर वसूलने का कार्य भी जो है राजा इन्हें सौंप दिया करते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजक के अलावा जो कृषक होते थे, अन्य कृषक होते थे, उन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान भी, इसमें जो है ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, कौन आते थे, दास कर्मकार। दास यानी मालिकों की सेवा करने वाले को दास कहते हैं। इसके बारे में मैंने पीछे अध्याय 5 या 4 में चर्च किया, आप लोग प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ सभी का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का। अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, दास किसे कहते हैं, जो भी उसमें दिया गया था मैं सारा कवर किया हूँ। अच्छा, दास के बारे में बताया गया, दास जो मालिकों की सेवा करते थे उन्हें दास कहा जाता था, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। देखिए यहाँ भी दिया गया, दास को जो है दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाया जाता था, उन्हें हम लोग दास कहते हैं। अधिकांश गाँव में लोहा का काम जो करता है, कुम्हार मिट्टी का काम जो करता है, बढ़ई लकड़ी का जो काम करता है, बुनकर
जैसे कुछ अन्य जो है शिल्पकार भी होते थे गांव में। आगे देखते हैं तमिल। यहाँ से देखिए सिक्के, सिक्के के बारे में भी प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मिनट। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, जो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, मदुरै जो है आगे दिया गया है पृष्ठ संख्या 7 में, मैं दिखाऊंगा। मदुरै तमिलनाडु का एक शहर है। मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। एक मिनट। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी गांव में उस समय जो लोग रहते थे उनका अगर उल्लेख उन लोगों का उल्लेख अगर यहाँ किया गया है तो उन्हें क्या कहते थे? संगम साहित्य में पाए जाते थे। एक मिनट। देखिए अब सिक्के के बारे में दिया गया है। सिक्के जो है पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। इस युग में जो है पुरातत्वविदों को हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराना जो है 8 सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र जो है नीचे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। इसमें होता क्या था, इसमें जो है मोहर लगाया जाता था। जैसे ये सिक्के जो है, देखिए यहाँ पे भी ये प्रश्न बनेगा। आज पुराने सिक्के जो थे चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का भी कहा जाता है। देखिए पहला तो यहाँ से बन जाएगा कि आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो या तो चांदी या तो तांबा। आहत सिक्के जो है चांदी या तांबे के बने होते हैं। और आहत सिक्का क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस पर जो मोहर लगाया जाता है या कोई भी पशु का, यही सब चित्र लगाया जाता था। जो भी जानवर हो जाए उन्हें मोहरों के जैसा जो है उगाया जाता था उस पर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हैं सिक्कों का। ये प्रायः जो है चांदी के या तो तांबे के बनाए जाते थे। अब यहाँ आहत सिक्के के बारे में देखा। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, ये भी होगा, आयताकार होते थे। कभी वर्गाकार या गोल, वर्गाकार भी हो सकते हैं या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के जो है चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे थे, जो कि मैं आप लोगों को बताया। चिन्ह जो है ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। यानी ईसा पूर्व जब प्रारंभ हुआ उस समय तक ये सिक्के जो है प्रचलन में रहे। जिस समय तक ईसा पूर्व का सदी आरंभ हुआ, यानी ईस्वी का जो है ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। ये कविता दिया गया, यहाँ से प्रश्न सीटेट में नहीं बनेगा, बच्चों के लिए है। यहाँ देखेंगे हम लोग। नगर जो है अनेक गतिविधियों के केंद्र। पेंसिल लेने दिए। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, मथुरा को देखेंगे, चित्र आगे दिया गया होगा। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। किसके बारे में बताया जा रहा है? मथुरा के बारे में, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिरें थे। ये क्या बोलते हैं, मथुरा में जो है अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। मथुरा के बारे में देखिए, अगर कुछ प्रश्न आता है, मथुरा में मूर्तियाँ जो है महत्वपूर्ण या बेहतरीन बनाया जाता था, वहाँ केंद्र है। इस नगर में जो है
यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे, जो एक दक्षिण की ओर जाता था और एक उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। मथुरा के बारे में आप लोग इसे पढ़ लेंगे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। देखिए यहाँ भी बहुत बढ़िया लाइन दिया गया है। मथुरा जो है 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण की भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था मथुरा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप लोग, मैं जो अंडरलाइन करते जाता हूँ आप लोग उसे अगर नोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, देखिए समझिए, लेकिन आप साथ साथ नोट बनाते जाइए। आपको लगे कि हाँ ये मैं नहीं जानता हूँ, ये अच्छी लाइनें हैं, इसे नोट कर लीजिए। आपको जो लगे कि मैं इसे अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ मैं ये जानता हूँ, उसे मत नोट कीजिए। जो आप जानते हैं उसे मत नोट कीजिए, जो नहीं जान रहे उसे नोट कीजिए और शॉर्ट नोट बनाइए, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में आसानी रहे और जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में फिर पूरा पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए नोट को शॉर्ट बनाइए, जो कि पढ़ने में आसान हो, जल्दी पढ़ा जा सके। ठीक है, देखिए मथुरा के बारे में और कुछ दिया गया है, उसे देख लेते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। मूर्तियों पर जो है अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों को इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ये जो मथुरा में जो अभिलेख मिले हैं उन पे इन्हीं सब का उल्लेख मिलता है। सुनार का, लोहार का, बुनकर का, माला बुनने वालों का, टोकरी बुनने वालों का, इन सब का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। पुरा स्थल में शिल्पों के जो नमूने मिले हैं उसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। देखिए सीटेट का जो है कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आप लोग एक एक लाइनों को अच्छी तरीके से पढ़ें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग की तैयारी को बेहतरीन करवा सकूँ। मैं ये जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे मैं करवाऊँगा और मैक्सिमम प्रश्न उत्तर करवाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट्स बनाते जाइए और अच्छा रहेगा। और शॉर्ट नोट बनाइए, ये नहीं कि बस किताब छापने बैठ गए एक एक लाइन उतार, नहीं ऐसा नहीं होता। नोट्स का मतलब है शॉर्ट नोट बनाइए। ठीक है, ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये जो मिट्टी के बर्तन और सुंदर बर्तन मिले कहाँ मिले? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। देखिए कपड़े के प्रसिद्ध केंद्र अगर उस टाइम का पूछ लिया जाए तो वाराणसी उत्तर में और दक्षिण में मदुरै, जो कि मदुरै जो है तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना था, मयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां हैं व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। यहाँ से ऐसा कुछ प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। उससे कुछ मिले जमा रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। एक मिनट। उत्तरी काले चमके पात्र
आप लोग इसे देख लें। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ये जो पात्र के बारे में दिया गया देख ले सकते हैं इसमें अगर कुछ है तो। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ये एक बर्तन है उत्तरी काले चमके पात्र, उसके बारे में बताया गया। ये भट्टी पे उच्च तापमान पे गर्म किया जाता था तो बाहरी हिस्से काले हो जाते थे और उस पर काली लेप भी लगाया जाता था। काली लेप लगाने के कारण जो है इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत काटने और बुनने के नियम, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ जो भी दिया गया अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण जो है अरिमाकेडू, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ जो है सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू जो दिया गया है इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। ये जो है अभिलेख है मिट्टी के बर्तन पे जो लिखे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है लगभग 2200 से 1900 साल पहले, वर्तमान से लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले जो है अरिकामेडू का एक पत्तन था, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। अरिकामेडू का जो है एक पत्तन था जहाँ पे जहाज़ लगते हैं, जिसे डॉकयार्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में। जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, ईंटों से बना यहाँ एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। देखिए दोस्तों, ये एम्फोरा जैसे पदार्थ मिले हैं। ये सब नाम कितना मतलब सुना सुना नहीं लग रहा, थोड़ा लग रहा कि ऐसा नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। एम्फोरा जैसे पात्र, एम्फोरा ऐसा लगता है सुनने में कि कोई जगह का नाम है या कोई कुछ का है, लेकिन नहीं, ये पात्र के नाम है। तो इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। एम्फोरा में जो है हत्थे भी लगे थे उस टाइम। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पे जो है कहाँ पे, अरिकामेडू में एक बर्तन भी मिले हैं जिसमें मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। इन्हें इटली के शहर के नाम पर, इस बर्तन के जो नाम है इटली के शहर के नाम पे एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। 1 मिनट, पेंसिल में थोड़ा हो जाता है दिक्कत। एरेटाइन नाम पात्र से ही जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। बताइए, ऐसे बर्तन थे जो डिजाइन रोम का था लेकिन बनाया कहाँ जाता था, अपने देश में। यहाँ रोमन लैप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रंग रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से जो है मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरी गाजा भरुक का यूनानी नाम की कहानी के बारे में दिया गया, इसे हम लोग देख लेते हैं। बेरी गाजा की सकड़ी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था या होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था, और हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ध्यान में रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता सीटेट में ऐसा पूछा जाएगा प्रश्न, लेकिन फिर भी आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। किसका कहानी, बेरी गाजा का कहानी है।
तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे अगर यहाँ से कुछ आए तो, लेकिन यहाँ से आता नहीं है। ठीक है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, इनमें चांदी के बर्तन। व्यापारी जो है राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे, जिसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट मशीन कपड़े शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट, व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा, जो कि अभी हम लोग व्यापार और व्यापारी के बारे में दिया गया। तुमने काली पॉलिश वाले बर्तन, जो काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में हम पढ़े पीछे, ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पे इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस महाद्वीप में काले पॉलिश वाले बर्तन जो कि उच्च तापमान पर जो है गर्म किया जाता, जिससे बर्तन काला हो जाता था और फिर उसमें पतले पॉलिश किया जाता था, जो कि बर्तन चमकदार होता था, उसी के बारे में बता रहा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से उनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर जो है जाकर अलग अलग जगहों पे बेचते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, काली मिर्च जिसे हम लोग यहाँ सिर्फ मरीच भी बोलते हैं, गांव में मरीच बोलते हैं, कहीं कहीं गोलकी बोला जाता है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। काले सोने किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को। इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब यहाँ से देखेंगे क्या है इसमें। यहाँ एक कविता दिया गया जिसे इसमें सीटेट में प्रश्न नहीं बनेगा, आप लोग अगर चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। व्यापार के प्रांगण हमें संगन कविताओं से मिलते हैं। नीचे, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ। ये कविता इस सीटेट में नहीं पूछा जाएगा आप लोग से। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। व्यापारी जो है समुद्री रास्ते खोज निकाले। हाँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इनमें से कुछ समुद्र किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब देखिए, समुद्र तट से जो लगे राज्य हैं, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी मैदान है। नदियाँ के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। जो कविता था पीछे हम लोग, उसमें जो मूवेंदार की चर्चा मिलती है, यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों की मुखिया के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे सिपाही, और जो है बाकी अपने समर्थकों, नेता, रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है।
जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इनमें जो है इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। यहाँ से पूछ लिया जाएगा पश्चिम भारत में सातवाहन नामक जो राजवंश का प्रभाव कब बढ़ा, तो आप लोग जवाब देंगे 200 वर्ष पहले। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र थी। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। देखिए, मैं जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ आप इसे इम्पोर्टेंट समझें। मैं बार बार कहता हूँ, आप इसे नोट बनाते जाए। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। सबसे पहला देखिए, ये जो है सातवाहनों का जो प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से अब तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, इसमें देख लेते हैं रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में क्या दिया गया। उसके बाद प्रश्न उत्तर है, जो कि आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मैं भी करवा दूंगा। देखता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। ये जो है व्यापारियों को जो है सुरक्षा प्रदान करते थे यहाँ के जो शासक थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर जो नियंत्रण रखते थे शासक, उन्हें प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन केंद्र थे इनके? एक तो पेशावर और दूसरा मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर वो यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। आप लोग इसे पढ़ लेंगे, यहाँ से हो सकता है कुछ प्रश्न बन जाए, इसे पढ़ लेंगे। आगे देखिए इसमें जो है प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग जो प्रश्न दिए गए हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं करवा दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न आएगा नहीं। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? तो बेलल्ला कहते थे। ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्रायः डैश के द्वारा खेती की जाती थी, दास और मजदूरों के द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाओं को क्या कहा जाता था? हलवाओं को उनवार कहा जाता था। अधिकांश गृहपति देश का भूस्वामी होता था, तो स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। आज सिक्के जो बने होते थे चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे, यहाँ तांबा नहीं है तो सिर्फ चांदी में टिक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट में मथुरा महत्वपूर्ण था किसके लिए? धार्मिक केंद्र के लिए, जंगल के लिए धार्मिक केंद्र हो जाएगा। श्रेणी में शासक, आप लोग इसे कर सकते हैं, इसमें कुछ है खास नहीं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1 मिनट। तो 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई थी? तो 2500 साल पहले। उपयोग हुआ था 3000 साल पहले, लेकिन बढ़ोतरी हुई थी 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले। अरिकामेडू का पतन 2200 से 1900 साल पहले हुआ था। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड लगभग 300 साल पहले। रोमन साम्राज्य की रेशम की बढ़ती मांग जो है कब हुई थी? तो 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1600 वर्ष पहले। स्वयं संघ भारत यात्रा अपार की शिल्प प्रस्तुति की कब की गई थी? तो 1400 वर्ष पहले। आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जो है मेरे क्लास को, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए और मेरा नया चैनल है। ठीक है, थैंक यू।